बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अपने घर वालों के साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुआज़ रसूल है और हम इस लेक्चर में फिज़िक्स डिस्कस किया करेंगे। जैसा कभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हम इस लेक्चर में फिज़िक्स डिस्कस किया करेंगे, तो आज के हमने इस पहले लेक्चर में कि जो हमने थोड़ा-सा ओरिएंटेशन का रखा हुआ है, हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि आप लोगों का पेपर पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं और जब आप फाइनली सेकंड ईयर के बोर्ड के पेपर में बैठे होंगे, तो आपको पेपर किस किस्म का आएगा और उसमें हमने किस किस्म के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। आप लोग चूँकि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से आइडिया है कि आपके फिज़िक्स के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं, जिसमें से 85 मार्क्स थ्योरी के फर्स्ट ईयर के पेपर के होते हैं, 85 मार्क्स थ्योरी के सेकंड ईयर के पेपर के होते हैं, ये हो गए 170 मार्क्स। और जब आप सेकंड ईयर के पेपर मुकम्मल दे के फारिग हो जाएंगे, तो फिर आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो स्टार्ट होगा कि जिसमें प्रैक्टिकल में आपके जो 30 मार्क्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। लिहाजा मैं फिर बोल दूं कि 200 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं। फर्स्ट ईयर में 85 नंबर थ्योरेटिकल पोर्शन के पेपर के, सेकंड ईयर में 85 मार्क्स थ्योरेटिकल पोर्शन के पेपर के, और सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है वो। ये कुल मिला के कितने मार्क्स हो जाएंगे? 170 मार्क्स हो जाएंगे। अब प्रैक्टिकल पे डिस्कशन इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। आज तो हमने आपका सेकंड ईयर के 85 मार्क्स को डिस्कस करना है कि आपका सेकंड ईयर का फिजिक्स का पेपर का पैटर्न क्या है, उसमें से कितने सवाल आते होते हैं, किस सवाल करने को हमारे पास कितना टाइम होता है। प्लस हमने ये भी देखना है कि आपके कौन से चैप्टर्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी चैप्टर्स की निस्बत ज्यादा अहम है। मैंने यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए, जाहिर सी बात है अपनी आसानी के लिए भी, पेपर पैटर्न पहले से लिख दिया हुआ है, आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है। एंड आई डू सजेस्ट कि जब मैं ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो इसको साथ साथ लिखते लाजमन जाइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप सेकेंड ईयर का पेपर लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे होंगे और पूरी तैयारी करके वहां पे जा रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना काम करना है ताकि आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सके। आजकल तो वैसी बड़ी मशहूर कोटेशन है कि वर्क हार्ड का जमाना खत्म हो गया है, अब वर्क स्मार्ट का जमाना है। तो जाहिर सी बात है हमने ये भी लास्ट में देखना है कि वो कम से कम काम कितना है कि जिसको करके हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। पेपर पैटर्न का जहां तक ताल्लुक है, आपका जो बोर्ड का पेपर होगा उसके दो पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन होगा ऑब्जेक्टिव का और दूसरा पोर्शन होगा सब्जेक्टिव का। जो पहला पोर्शन होगा ऑब्जेक्टिव का, इसको उसने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है। ये सबसे पहले होगा और इसके कुल मिला के कितने जो मार्क्स होंगे, 17 मार्क्स होंगे और टाइम कितने होगा, 20 मिनट्स का। यानी जब वहां पे बोर्ड का पेपर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कौन सा पोर्शन आएगा, ऑब्जेक्टिव का, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 1 पे, कि जिसको करने के लिए आपको टोटल टाइम कितना दिया जाएगा, 20 मिनट्स का। यानी क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का है कि जिसको करने के लिए आपके पास कितने मिनट होंगे, 20 मिनट। इसमें 17 एमसीक्यूज होंगे, कोई चॉइस नहीं होगी, यानी 17 ही आप लोगों ने करने होंगे और 17 ही उनके क्या होंगे, मार्क्स होंगे। लिहाजा मैं फिर बोल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का होगा, 20 मिनट का होगा। इसमें 17 यानी 17 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, विदाउट एनी चॉइस आपको 17 ही करने होंगे, उनके कितने मार्क्स होंगे, 17। इसमें ज्यादा अहम बात कि चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 13 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 14 में से 2 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 15 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 16 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 17 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 18 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 19 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 20 में से 1 एमसीक्यू और चैप्टर नंबर 21 में से 2 एमसीक्यूज। तो आप काउंटिंग पूरी आसानी से कर सकते हैं कि इस तरह इन 10 चैप्टर्स में से 17 एमसीक्यूज आएंगे, जिनमें से आप लोगों ने कितने करने होंगे, 17 ही करने होंगे, 17 ही इनके मार्क्स होंगे, किसी किस्म के एमसीक्यूज में कोई चॉइस नहीं होगी। जब ये 20 मिनट का टाइम गुजर जाएगा और 17 एमसीक्यूज होपफुली सक्सेसफुली आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, तो उसके बाद शुरू होगा सब्जेक्टिव पोर्शन, कि जिसके लिए आपको कितनी देर दी जाएगी, 2 घंटे और 40 मिनट, और इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे, 68। तो आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स कितने बनते हैं, 85,
17 ऑब्जेक्टिव के और 68 सब्जेक्टिव के। तो फिजिक्स के टोटल मार्क्स कितने हो गए 85, जो मैंने आपके साथ 2 दफा डिस्कस किया था कि फर्स्ट ईयर के 85 नंबर, सेकंड ईयर के भी 85 नंबर और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, तभी 200 नंबर की फिजिक्स आपकी पूरी होगी। और टोटल टाइम कितना है 3 घंटे, यानी 3 आवर्स जो है ये आपका टाइम होगा, जिसमें आप पेपर्स क्या करेंगे अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें से 20 मिनट पहले ऑब्जेक्टिव के होंगे और फिर 2 घंटा और 40 मिनट सब्जेक्टिव के होंगे। सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने कितने करने होंगे 8। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबरों का होता है। इसका मतलब अगर आपने 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से कितने करने हैं 8, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 16 यानी 16। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ओवरऑल मार्क्स कितने हो गए 16 यानी 16। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने कितने करने होंगे 8। इसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो ओवरऑल कितने हो गए 12, जिसमें से आपने कितने करने हैं 8। मैं बार बार बता चुका हूं हर शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का है 2 मार्क्स का है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल मार्क्स कितने हो गए 16। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने कितने करने होंगे 8। हर शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी टोटल मार्क्स कितने हो गए 16। लेकिन ज्यादा अहम बात क्या है कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, तो चैप्टर नंबर 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 18 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ओवरऑल कितने हो गए 12, जिसमें से आपने कितने करने 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आने थे वो किन चैप्टर से आने, चैप्टर नंबर 12, 14 एंड 15। और क्वेश्चन नंबर 3 में से जो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं वो किन चैप्टर्स में से आने हैं 13, 16, 17 और 18 चैप्टर्स में से। और हर एक में से आपको कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते दिखाई दे रहे हैं 3 ईच। ओवरऑल कितने हो जाएंगे 12, जिसमें से आपने कितने करने होंगे 8। लिहाजा जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के भी कितने शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स हैं 16 मार्क्स हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से अनलाइक क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपने कितने करने होंगे 6 यानी 6। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, तो 6 into 2 becomes 12। इसमें कौन कौन से चैप्टर हो गए जो जाहिर सी बात है बच गए हैं, चैप्टर 19, चैप्टर 20 और चैप्टर 21। जिसमें से 19 में से कितने आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 20 में से कितने आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 21 में से कितने आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन। आई एम श्योर आपको पता है कि आपके फर्स्ट ईयर में जो फिजिक्स के चैप्टर्स थे वो 11 थे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक। और सेकंड ईयर में फिजिक्स के चैप्टर्स कितने हैं 10, चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक। सो क्वेश्चन नंबर 2 16 marks, question number 3 16 marks, question number 4 12 marks, 16 plus 16 32 plus 12 44। अब यहाँ पे मैं इससे पहले कि आगे चलूं ये आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि आप अंदाजा लगा रहे हैं कि फिजिक्स के टोटल मार्क्स कितने हैं 85 और उसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस में कितने मार्क्स हैं 44। ये मोर देन 50% बनते हैं। इसका मतलब आपके पूरे 85 में से मोर देन 50% यानी 44 मार्क्स सिर्फ किस में लाई कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में लाई कर रहे हैं। इतने ज्यादा अहम हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आते हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट ईयर हर चैप्टर के लास्ट पे क्या गिवन होगी, एक एक्सरसाइज गिवन होगी। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे और न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे। मेजॉरिटी शॉर्ट क्वेश्चन को 80 to 90% शॉर्ट क्वेश्चंस कहां से आते हैं, बल्कि मुझे कहना चाहिए 70 to 80% शॉर्ट क्वेश्चंस कहां से आते हैं, उसी एक्सरसाइज में से। हाँ 20 to 30% शॉर्ट क्वेश्चंस अनसीन भी होते हैं। बेटा बात याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया है, अनसीन का, आउट ऑफ सिलेबस का नहीं। अनसीन शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब क्या है, जो चैप्टर्स के अंदर से आ गए। कोई आपसे छोटा सा हिस्सा चैप्टर का पूछ लिया गया, कोई प्रूफ आपको छोटा सा करने का दे दिया गया। बाज दफा न्यूमेरिकल ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। याद रखिएगा कि बाज दफा चैप्टर्स की जो मेन पेजेस होते हैं उनके साइड पे बनी हुई जो बुक इंफॉर्मेशन होती है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन होती है, फैक्ट्स होते हैं या टेबल्स की दी हुई वैल्यूज होती हैं, वो भी अक्सर किस में पूछी जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती हैं। क्योंकि 70 to 80% शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एक्सरसाइज में से।
और 20 to 30% शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से यानी अनसीन आ जाते हैं। बाहर जिस तरह भी आए आप देख रहे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन शायद नहीं, यकीनी तौर पे आपके फिजिक्स के पेपर का सबसे अहम हिस्सा है कि जिसमें 85 में से 44 मार्क्स लाई कर रहे हैं। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 1 किसका था? ऑब्जेक्टिव का। 17 एमसीक्यूज आएंगे, 17 ही करने होंगे, 17 ही उनके क्या होंगे, मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये किन के थे? शॉर्ट क्वेश्चंस के, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में से 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपने 8 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में से 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपने 8 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपने 6 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 16 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 के 16 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 4 के 12 मार्क्स। तो ये ओवरऑल कितने मार्क्स हो गए? 44। जब आप ये भी सक्सेसफुली अटेम्प्ट करके आगे चलेंगे तो फिर सिलसिला शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 के 5 लॉन्ग क्वेश्चंस का। कितने लॉन्ग क्वेश्चंस का? 5 लॉन्ग क्वेश्चंस का, जिनमें से आपने कितने करने हैं? 3। हर लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, यानी 8 नंबरों का होगा। तो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से अगर आपने कितने करने हैं? 3 करने हैं, तो ओवरऑल इनके मार्क्स कितने हो जाएंगे? 24। तो नंबरिंग आपको पूरी होती दिखाई दे रही है। 17 मार्क्स किसके? ऑब्जेक्टिव के। 44 मार्क्स किसके? सब्जेक्टिव के। तो कितने हो गए? 61। और 24 मार्क्स किसके? लॉन्ग क्वेश्चन के। तो कितने हो गए? 85। इससे पहले कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग आपके साथ डिस्कस करूं, एक लॉन्ग क्वेश्चन 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। 5 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन कि जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन भी कहते हैं, और 3 नंबर का न्यूमेरिकल। तो इसका मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन 2 हिस्सों पे मुश्तमिल हुआ, 5 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन, 3 नंबर का न्यूमेरिकल। यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो गए? 8 यानी 8। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो गए? 24। पेयरिंग की तरफ आ जाए कि किस किस पेयर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो आपका पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन ओवरऑल हमारा ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, वो किस में से आएगा? चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 में से। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 किस में से आएगा? चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15 में से। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 किस में से आएगा? चैप्टर 16 एंड चैप्टर 18 में से। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 किस में से आएगा? चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 21 में से। और पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 किस में से आएगा? चैप्टर नंबर 19 एंड चैप्टर नंबर 20 में से। एक पेयर, ये पेयर बनते आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी 2-2 चैप्टर्स का एक पेयर आपको बनता दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ज्यादा अहम बात, एक पेयर में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछने के 4 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है? मसलन चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछने के 4 तरीकों में पहला तरीका कार क्या होगा कि 5 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाए चैप्टर 12 से और 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाए चैप्टर 13 से। दूसरा तरीका कार क्या हो सकता है कि 5 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन किससे आ जाए? चैप्टर 13 में से, और 3 नंबर का न्यूमेरिकल किससे आ जाए? चैप्टर 12 में से। तीसरा तरीका कार क्या हो सकता है? पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आ जाए? चैप्टर 12 में से, यानी 5 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन भी चैप्टर 12 में से आ जाए और 3 नंबर का न्यूमेरिकल भी चैप्टर 12 में से आ जाए। और चौथा तरीका कार क्या हो सकता है कि पूरे का पूरा क्वेश्चन किस में से आ जाए? चैप्टर 13 में से, यानी 5 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन भी चैप्टर 13 में से आ जाए और 3 नंबर का न्यूमेरिकल भी चैप्टर 13 में से आ जाए। और ये रूल सिर्फ चैप्टर 12 और चैप्टर नंबर 13 वाले पेज पे एप्लीकेबल नहीं है, ये रूल तमाम पेज पे एप्लीकेबल है। मसलन चैप्टर 16 और चैप्टर 18 में से आपका 7वां लॉन्ग क्वेश्चन आना है, यानी तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आना है और 7वां क्वेश्चन आना है। तो इस पेयर में से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछने के वही चारों तरीके हैं कि हो सकता है कि 5 नंबर की थ्योरी कहां से आ जाए? चैप्टर नंबर 16 में से, और 3 नंबर का न्यूमेरिकल कहां से आ जाए? चैप्टर 18 में से। या 5 नंबर की थ्योरी किससे आ जाए? चैप्टर 18 में से, और 3 नंबर का न्यूमेरिकल किससे आ जाए? चैप्टर 16 में से। या पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर की थ्योरी प्लस 3 नंबर का न्यूमेरिकल किससे आ जाए? चैप्टर 16 में से। या पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 नंबर की थ्योरी प्लस 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल किससे आ जाए? चैप्टर नंबर 18 से। तो ये 4 तरीके हैं जिनको फॉलो करके किसी एक पेयर में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, 5 नंबर की थ्योरी प्लस 3 नंबर का न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल कहां से आएंगे? तो जस्ट लाइक फर्स्ट ईयर
हर चैप्टर के लास्ट पे एक एक्सरसाइज गिवन होगी, जिस एक्सरसाइज में उस चैप्टर को कॉरस्पॉन्ड करने वाले, डील करने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे और न्यूमेरिकल्स भी होंगे। बोर्ड में ज्यादातर न्यूमेरिकल कहाँ से पूछे जाते हैं? एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं। लेकिन आपको पता है, आप फर्स्ट ईयर करके ही सेकेंड ईयर में दाखिल हुए हैं, कि हर चैप्टर में सॉल्व एग्जाम्पल्स भी होती हैं। सो याद रखिएगा, सॉल्व एग्जाम्पल भी बोर्ड में न्यूमेरिकल्स के तौर पे आ जाती हैं। इनफैक्ट आ सकती हैं, नहीं आई हुई हैं मुझे कहना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप वहां पे 3 नंबर के न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं कि हर लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 नंबर का न्यूमेरिकल आना है, तो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में से भी आ सकता है और न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल के तौर पे भी आ सकता है। और सॉल्व एग्जाम्पल की हमें आसानी ये होती है कि चैप्टर में बुक में ही सॉल्व हुई हुई है, लिहाजा इन पे बाज दफा बहुत ज्यादा फोकस इसलिए नहीं किया जाता कि जाहिर सी बात है कि जब एक बच्चा पूरा चैप्टर कर लेता है और उसके फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से तैयार कर लेता है और एक्सरसाइज भी कर लेता है और एक्सरसाइज के तमाम न्यूमेरिकल्स भी कर लेता है, तो याद रखिएगा कि मेजॉरिटी सॉल्व एग्जाम्पल्स भी हो जाती हैं। चूंकि सॉल्व एग्जाम्पल और जो बुक के न्यूमेरिकल्स हैं उनमें फॉर्मूलाज तो सेम यूज हो रहे हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं, फर्क सिर्फ कहाँ पे होता है? वैल्यूज का। सो बाज दफा हमें सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस करने की बच्चों के साथ जरूरत पेश नहीं आएगी, लेकिन अगर हम ये समझेंगे कि यहाँ पे ये ऐसी सॉल्व एग्जाम्पल है जो बुक में अच्छे तरीके से नहीं दी हुई, या ये ऐसी सॉल्व एग्जाम्पल है जो शायद बुक में इतनी अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ के समझ नहीं आ सकती, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वो सॉल्व एग्जाम्पल आपके साथ लास्ट में डिस्कस होगी। ये पूरा पैटर्न जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का है 17 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं 44 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 राउंड क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपने आपको 3 करने हैं 24 मार्क्स के, यानी जो पूरा 85 नंबर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये मैंने आपके साथ इसलिए डिस्कस नहीं किए कि हम सिर्फ चॉइस के हिसाब से यहाँ पे स्टडी करेंगे, नहीं, याद रखिएगा मुकम्मल चैप्टर नंबर 12 से लेकर मुकम्मल चैप्टर नंबर 21 तक तफसीली एक एक टॉपिक, एक एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक एक न्यूमेरिकल, और अगर जरूरत पड़ी तो एक एक सॉल्व एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस होगी और आपको अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। सो एज अ टीचर मेरा काम आपके साथ यही है कि मैं आपके सामने सब कुछ एक्सप्लेन करके रख दूं। मेरा काम यही है कि मैं आपको बुक की एक एक चीज अच्छी तरीके से करा दूं, समझा दूं, प्रिपेयर करवा दूं, तैयार करवा दूं। आगे आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने उसमें से कितना तैयार करना है। मसलन ये पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पेयर्स आपको क्या बता रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 10 के 10 चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई से 6 चैप्टर्स कर लेते हैं तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। लेकिन ये मैं जुमला थोड़ा सा जल्दी बोल गया हूँ, कोई से 6 नहीं। ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपने वो 6 चैप्टर्स तैयार करने हैं कि जिनको करने से आपके लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग पूरी हो। मसलन ये नहीं हो सकता कि यहाँ से आप चैप्टर 12 कर लें, यहाँ से आप चैप्टर 14 कर लें, 16 कर लें, 17 कर लें ना। इस तरह तो आपकी मेहनत ज़ाया हो रही है, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो अभी भी तैयार नहीं हो रहा है। इसका मतलब जब आप चैप्टर 12 करेंगे तो चैप्टर 13 मस्ट है, लाजमी है। जब आप चैप्टर 15 करेंगे तो चैप्टर 14 लाजमी है। जब आप चैप्टर 16 करेंगे तो चैप्टर 18 लाजमी है, ताकि एटलीस्ट कम अज कम आपके 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कस करता होता हूँ कि पूरी बुक को करने का तो कोई मुकाबला है ही नहीं ना। अगर कोई बच्चा पूरी बुक करके चला जाता है तो उसे इस पैटर्न की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आजकल वर्क हार्ड का जमाना नहीं है, वर्क स्मार्ट का जमाना है। सो याद रखिएगा, आपने अपनी कम से कम एनर्जी यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल करना है, तो उसके लिए पेपर पैटर्न का पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपसे इस पूरे लेक्चर के शुरू में रिक्वेस्ट भी की थी कि प्लीज जब मैं पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो उसे लिखते लाजमन जाइएगा, क्योंकि ये जब आप बोर्ड का पेपर देने जाएंगे और उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे, ये पेपर पैटर्न आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपको बताएगा कि आपने किन चैप्टर्स पे ज्यादा जोर लगाना है और किन चैप्टर्स को आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इसमें एक और बात भी आपने जो याद रखनी है, और ये याद रखनी है कि मैं अक्सर यहाँ पे बच्चों के साथ डिस्कस करता होता हूँ कि एटलीस्ट आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में पूरे होने चाहिए, क्योंकि बाज दफा आती हुई चीज में से कोई ऐसी चीज पूछी जाती है जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो आपके पास जाहिर सी बात है एक लॉन्ग क्वेश्चन बैकअप पे क्वेश्चन के तौर पे मौजूद होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बार बार आपके साथ डिस्कस किया कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करना है, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके आपके सामने रख देना है। आगे आपने डिसाइड करना है कि आपने उसमें से क्या पिक करना है और क्या पिक
नहीं करना, ताकि वहां पे आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया है कि शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर एक्सरसाइज में से आते होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा चैप्टर के अंदर से भी आते हैं। और मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया कि न्यूमेरिकल ज़्यादातर एक्सरसाइज में से आते होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा सॉल्व एग्जाम्पल भी आती है। तो सॉल्व एग्जाम्पल याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। अगर आसान होगी तो फिर जाहिर सी बात है उसमें हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। उसमें एक और बात भी याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल और सॉल्व एग्जाम्पल बाज़ दफ़ा किस में से आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हम लोगों ने जो अपनी बात शुरू करनी है वो शुरू करनी है आपके चैप्टर नंबर 12 से। कि जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसमें हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो मूव नहीं कर रहे होते, जो किस में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल है जो आप लोगों के साथ हमने डिस्कस करना है वो है कूलम्स लॉ। लेकिन मैं कूलम्स लॉ उस वक्त तक डिस्कस नहीं कर सकता जब तक हमें चार्जेस का ना पता हो। तो यहां पे अगर मैं आपके साथ चार्ज की डेफिनेशन शेयर करूं, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it attracts or repels another matter electrostatically। एंड आई डू सजेस्ट कि डेफिनेशन लिख लें, चूंकि बुक में डेफिनेशन नहीं लिखी हुई। चार्ज किसी मैटर की बेसिक इंट्रिंसिक यानी अंदरूनी प्रॉपर्टी या सलाहियत होती है कि जिसकी वजह से मैटर किसी दूसरे मैटर को इलेक्ट्रोस्टैटिकली या तो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है या रिपेल करना शुरू कर देता है। अब इस समय दो बातें पता चली। पहली बात कि अट्रैक्शन कब होगी, जब ऑपोजिट चार्जेस होंगे, और रिपल्शन कब होगी, जब सिमिलर चार्जेस होंगे। तो पहली बात तो हमें ये पता चली। दूसरी बात हमें क्या पता चली कि चार्ज को अपीयर होने के लिए किसी मैटर, किसी जगह, किसी जिस्म की जरूरत होती है। चार्ज खाली जगह पे या एयर में या फ्री स्पेस में या वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज हमेशा किस पे एग्जिस्ट करता है, मैटर पे, किसी जिस्म पे, किसी मादे पे ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो इस डेफिनेशन से हमें दो बातें पता चल जाती हैं कि चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है, यानी चार्ज हमेशा किसी जिस्म पे ही क्या करता है, पैदा होता है, एग्जिस्ट करता है, क्रिएट होता है या क्रिएट करवाया जाता है। और चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, सिमिलर चार्जेस एंड ऑपोजिट चार्जेस, या जिनको हम नॉर्मली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस कहते हैं। सिमिलर चार्जेस जिनको लाइक चार्जेस भी कहा जाता है, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। और ऑपोजिट चार्जेस की जिनको हम अनलाइक चार्जेस भी कहते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल। जबकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब सवाल पैदा होता है, मैंने एक जुमला बोला है, आई डोंट नो आपने महसूस किया है कि नहीं किया, कि चार्ज किसी जिस्म पे क्रिएट होता है या क्रिएट करवाया जाता है। तो सवाल पैदा होता है कि चलें, क्रिएट होना तो बाद में देखेंगे, क्या हम चार्ज क्रिएट करवा सकते हैं, क्या हम किसी जिस्म पे चार्ज अपीयर करवा सकते हैं। तो इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। मसलन आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है जिसपे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है।
ये आपके पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है जिसपे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं इसके एक किनारे पे एक ऐसी रॉड लेके चला जाऊं कि जिसपे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसके नतीजे में न्यूट्रल किनारा, ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है इसके इस किनारे पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव, और दूसरे किनारे पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव। डाइपोल्स बन गए, क्या बन गए, डाइपोल्स बन गए। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब किनारे। एक किनारे पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, दूसरे किनारे पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना है कि जिसके नतीजे में आप किसी जिस्म पे या उसके किसी एक किनारे पे क्या अपीयर करवा सकते हैं, चार्ज अपीयर करवा सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या होगा, ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर आप खुश्क बालों में कंघी यानी कॉम को फेरें, और कंघी को या कॉम को अपने बालों में फेरने के बाद अगर आप पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाएं, तो जो कंघी है, वो जो कॉम है, वो उन पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ क्या करना शुरू कर देती है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। इसका मतलब चार्ज पे करवाने के बहुत सारे तरीकों में से दो तरीके हैं। एक कौन सा तरीका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का, और दूसरा कौन सा तरीका है, रबिंग। क्योंकि जब आप दो चीजों को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या पैदा होती है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या पैदा होती है, हीट एनर्जी। नतीजा, किसी सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रॉन, जिन दो चीजों को, जिन दो सब्सटेंसेस को आप रब कर रहे हैं, उनमें से किसी एक सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके अपनी एक सब्सटेंस को छोड़ के दूसरी में जब चले जाएंगे, तो जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और जिन सब्सटेंसेस पे इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे उन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब रबिंग की वजह से कोई एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर जाती है, उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या पैदा हो जाती है, डेफिशिएंसी, उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और कोई दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन गेन कर जाती है, जिसकी वजह से उसमें क्या पैदा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी, और उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। इसका मतलब चार्ज अपीयर करवाने के लिए बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी है, जो मैंने आपके साथ तफसीली तौर पर डिस्कस किया, और दूसरा तरीका रबिंग है, क्योंकि रबिंग के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी पैदा हो जाती है। जो चीज इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लूज करेगी, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और जो चीज इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन करेगी, उस पर ऑफकोर्स कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया कि हमारे इस चैप्टर का जो पहला लॉ है वो कौन सा लॉ है, कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ किसको डील करता है, पॉइंट और स्टेशनरी चार्जेस को। चलो, चार्जेस का स्टेशनरी होना हमें समझ आता है, रुका हुआ। और चार्ज पे भी हमने पिछले 5 या 10 मिनट में तफसीली बहस कर दी कि चार्ज होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, अपीयर कैसे करवाया जा सकता है, कितनी किस्म का होता है, ये सारा हमने डिस्कस कर दिया। इसमें दरमियान में ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि पॉइंट पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो इंशाल्लाह जब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, तो अगेन उस नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले एक दफा फिर हम क्या करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ को थोड़ी देर बाद देखेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट चार्जेस को डिस्कस करेंगे कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। फिर इसी लॉ में आगे जाके हमें एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस और डिफरेंट मीडियम्स को भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो फिर हमें एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस को भी आपस में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और इस चैप्टर में जगह जगह एक चीज यूज होगी जिसको क्या नाम दिया जाता है, टेस्ट चार्ज का। तो अगेन जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा शुरू होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो पॉइंट चार्जेस को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, फिर टेस्ट चार्जेस को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, और ज्यादा अहम बात एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस को डिस्कस करेंगे। जब ये कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम किसकी तरफ आएंगे, कूलम्ब्स लॉ की तरफ आएंगे। लिहाजा हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कहां से बात शुरू करेंगे, इस चैप्टर नंबर 12 के सबसे पहले आर्टिकल से, विच इज कूलम्ब्स लॉ। होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।